Hello friends, welcome to Guru Institute, the best institute in Chandigarh for training for CSIR NET, GATE, PU exam, IIT JAM, CUT and MSc entrance। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग CSIR NET का जो जून 23 का पेपर हुआ है उसके पार्ट ए के जो 20 क्वेश्चंस हैं उनकी हम डिस्कशन आज करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन था हमारा, अ टोटल ऑफ 20 टॉयज ऑफ अ चाइल्ड आर टू बी पुट इन अ बॉक्स। 20 टॉयज हमें डालने हैं एक बॉक्स में। एवरी 30 सेकेंड्स 2 टॉयज आर पुट इन। हर 30 सेकेंड में 20 टॉयज डाले जाते हैं, बट 1 इज थ्रोन आउट बाय द चाइल्ड। तो एक बाहर निकाल दिया जाता है। इन हाउ मच टाइम in minutes will it take to put all the toys in the box for the first time? अब स्टूडेंट्स यहां पे ये एक छोटा सा सिचुएशन, ट्रिकी सिचुएशन थी। उसने कहा फर्स्ट टाइम, ये गलती कराएगा। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। देखो स्टूडेंट्स, यहां पे हमें करना क्या है कि हर 30 सेकेंड में 2 टॉयज डाले जाएंगे और एक निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो नेट हमारे पास एक टॉय बचा जो बॉक्स के अंदर है। ठीक है, तो मैं एक काम कर रहा हूं, मैं हर 30 सेकेंड को एक साइकिल मान लेता हूं। 1 साइकिल इज 30 सेकेंड्स, जिसमें मेरे पास एक टॉय है। 1 टॉय इज देयर इन द बॉक्स। अब ऐसे कितने साइकिल्स में हमें यह सोचना है कि सारे के सारे 20 टॉयज अंदर डल जाएंगे। ठीक है, तो 30 सेकंड का एक साइकिल, तो ऐसे 20 साइकिल्स हमें समझ आ रहे हैं शायद। 20 साइकिल्स हमें समझ आ रहे हैं शायद कि जिसमें ये 20 टॉयज जाने चाहिए, क्योंकि एक साइकिल में एक टॉय जा रहा है तो 20 साइकिल में 20 टॉयज। अब यहां पे गलती होती है, क्यों? समझिए कि आफ्टर से 18 साइकिल्स क्या होगा? 18 साइकिलों के बाद क्या होगा? हमने 18 टॉयज डाल दिए। ठीक है जी। अब 18 टॉयज जब डल गए तो उसके बाद क्या करूंगा मैं? 18 टॉयज डलने के बाद मेरे पास अगले 30 सेकंड में एक बार वो बच्चा 2 टॉयज अंदर डाल देगा। अब जैसे ही उसने 2 टॉयज अंदर डाले, मेरे पास पहली बार फर्स्ट टाइम बॉक्स में 20 टॉयज इकट्ठे हो चुके हैं। अब उसके बाद वो निकालता है, दैट इज अ डिफरेंट सिचुएशन। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया था? फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट टाइम इसका मतलब 18 साइकिल्स ऑफ 30 सेकेंड्स मींस 9 मिनट्स, और 30 सेकेंड और लगे तो दैट मींस 9.5 मिनट्स में ये काम पहली बार डन हो गया। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ आया सबको। आगे चलते हैं। Next question, if the sum of the 2-digit numbers formed from the digits A and B is a perfect square, the sum of the digits is। एक छोटा सा कंसेप्ट है जो जिसके ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड है। आइए वो कंसेप्ट सीख लेते हैं। हमें मालूम है कि कोई भी 2-डिजिट नंबर 10A + B होता है, क्योंकि बच्चों जो B है वो यूनिट्स प्लेस है और जो A है वो टेंस प्लेस है। वी नो दैट कि जैसे कोई नंबर है 25, तो इसका मतलब बेसिकली क्या है मैथ्स में? 20 + 5। सो अगर डिजिट्स 2 और 5 हैं तो जो 2 है वो 10 से मल्टीप्लाई होके 20 की शेप ले रहा है, और उसके बाद उसमें 5 ऐड होने से वो 25 बनता है। तो लाइकवाइज 10A + B, और दूसरा नंबर जो उससे बना रिवर्स करके वो 10B + A रहा होगा। अब इनसे मुझे क्या कह रहा है, क्या करना है मुझे? इनका सम। तो इनको ऐड कर देते हैं, तो हम ये देखते हैं ये 11A + 11B बन गया। तो अब इसमें से जब हम 11 कॉमन लेते हैं तो हमें ये समझ में आया
कि ये जो भी नंबर बनेगा, कोई भी नंबर जो उसके रिवर्स को ऐड करके बनता है वो हमेशा 11 का मल्टीपल होता है। अब अगर वो 11 का मल्टीपल है तो मुझे क्या चाहिए कि वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर बने। परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होता है? जिसमें किसी भी प्राइम नंबर की इवन पावर है, किसी भी प्राइम नंबर की इवन पावर मतलब 2, 4, 6, 8 एज पावर है, उसको हम परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। ये जैसे 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 है, एंड सो ऑन। तो किसी भी प्राइम नंबर की इवन पावर, अब आप कहेंगे कि यहां 4 तो प्राइम नहीं है, पर अब आप इसको प्राइम में कन्वर्ट करेंगे तो भी उसकी पावर इवन ही आएगी, जो एक परफेक्ट स्क्वायर बना रही है। तो अब यहां पे 11, 1, 11 हमारे पास अवेलेबल है। अब हमें दूसरा 11 चाहिए, जो कहां से मिलने वाला है मुझे? जो a प्लस बी से मिलने वाला है। तो इसका मतलब जरूर a और b जो मैं डिजिट्स यूज कर रहा हूं, उनका जोड़, उनका सम भी 11 बन रहा होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने एक डिजिट 4 यूज किया तो मुझे दूसरा डिजिट 7 यूज करना पड़ेगा, जो 11 बनाएगा। अब ये इकलौता ऐसा एग्जाम्पल नहीं है, और भी केसेस पॉसिबल है। 2 प्लस 9, 3 प्लस 8, सो इस तरीके से, ठीक है। 5 प्लस 6 भी पॉसिबल है, ठीक है। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं जो 11 बना रही है। तो कोई एक नंबर नहीं ऐसा, ऐसे बहुत सारे केसेस बन सकते हैं, पर जरूर ए और बी का जो जोड़ है, जो सम होगा, वो 11 होगा। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ क्यू, एक लाइन में ए स्टैंड्स 14th फ्रॉम फ्रंट। लाइन बनाई लेते हैं साथ साथ, ये एक लाइन है। तो कोई पर्सन ए आगे से, ये फ्रंट है और ये से एंड है, तो आगे से 14th पोजीशन पर कौन बैठा है? पर्सन ए। ए स्टैंड्स 14th फ्रॉम फ्रंट एंड बी 17th फ्रॉम द एंड, और बी पीछे से 17th पोजीशन पर बैठा है। पीछे से काउंट करने पे 1 2 3 4, सो आगे से काउंट करने पे ए 14th पे है, पीछे से काउंट करने पे बी 17th पोजीशन पे है। ये हमें बताया। सी इज एग्जैक्टली एट द मिडल ऑफ द क्यू। सी, एक और आदमी, वो सेंटर में बैठा है। अब वो कितनी पोजीशन पे अभी नहीं मालूम, आगे पढ़ते हैं। मिडल ऑफ द क्यू विद 16 पर्संस बिटवीन हिम एंड ए। सी और ए के बीच में 16 लोग हैं। तो इसका मतलब अगर इनके बीच में 16 लोग हैं तो 16 और 14 कितने हुए? 30 लोग। सो दैट मीन्स 30 पीपल आर बिफोर सी। फ्रंट से काउंट करें तो 30 लोग सी से पहले बैठे होंगे, मतलब सी आगे से 31वां होगा। तो इसका मतलब यह भी है कि सिंस वो सेंटर में बैठा है तो पीछे भी 30 लोग ही होने चाहिए। सेंटर का यही मतलब होता है ना कि जितने आगे से हैं उतने ही पीछे से होंगे, तो 30 ही पीछे से भी होंगे। अब पूछ क्या रहा है वो? हाउ मेनी पर्संस आर बिटवीन बी एंड सी। तो बी और सी के बीच में कितने लोग हों ताकि उसकी ये जो कंडीशन है ये कंप्लाई विद हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो जरूर 17 प्लस 30 ही 13 ही 30 बनेगा। तो इसका मतलब बी और सी के बीच में 13 लोग बैठे होंगे। ऑप्शन सी। आई होप ये सबको समझ आया होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मेट्रो ट्रेन रन्स एट अ स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर एन आवर। इट कवर्स अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर्स। 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हुए वो 72 किलोमीटर कवर करती है। ऑन इट्स रूट फ्रॉम ओरिजिन टू डेस्टिनेशन। से ये कोई रूट है, ओरिजिन टू डेस्टिनेशन, ये 72 किलोमीटर का, ये 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो ट्रेन कवर कर रही है। तो चेक कर लें कितना टाइम लगता है उसको। तो 72 किलोमीटर 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये अब एक फ्रैक्शन आएगा, तो इसको मिनट्स में सॉल्व करने के लिए हम इंटू 60 कर रहे हैं।
तो 15 इंटू 3, 15 इंटू 4, ठीक है जी, दिस इज 24 एंड दिस इज 96 मिनट्स। तो ये टोटल जो डिस्टेंस है वो 96 मिनट में ये ट्रेन को कवर करना चाहिए। आगे पढ़ते हैं। डेस्टिनेशन इन 2 आवर्स, बट वो ट्रेन कितना टाइम ले रही है? 2 घंटे, यानी 120 मिनट। 2 घंटे में 120 मिनट। दैट इंक्लूड्स, किस वजह से ऐसा लग रहा है? क्योंकि इट स्टॉप्स एट इंटरमीडिएट स्टेशंस, बीच में कुछ स्टेशंस पर वो ट्रेन रुकती है। कितनी देर के लिए रुकती है? स्टॉप्स फॉर 2 मिनट्स एट ईच स्टेशन, हर स्टेशन पे वो 2 मिनट के लिए रुकती है। सो हाउ मेनी इंटरमीडिएट स्टेशंस आर देयर इन द रूट? तो अगर वो हर स्टेशन पे 2 मिनट के लिए रुक रही है तो बीच में कितने स्टेशन हो सकते हैं? तो आइए जानते हैं। अगर हम ये देखें कि 120 मिनट उसको लग रहे हैं जबकि लगने चाहिए 96, अगर ना रुके तो इसके बीच में जो गैप है बच्चों वो आ रहा है 24 मिनट का। अब 24 मिनट का गैप किस वजह से आ रहा है? क्योंकि वो बीच में रुक रही है। कितनी देर के लिए रुक रही है? हर स्टेशन पे 2 मिनट के लिए। तो कितने स्टेशंस पॉसिबल हैं? 12। तो ये हमारा ऑप्शन सी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन दैट ए इज नॉट इक्वल टू बी, ये नॉट इक्वल टू का साइन है, ए इज नॉट इक्वल टू बी एंड बोथ ए एंड बी आर ग्रेटर देन 0, वो 0 से बड़े नंबर्स हैं, एंड द एक्सप्रेशन इज गिवन दैट ए पावर n प्लस 2 प्लस बी पावर n प्लस 2 होल अपॉन ए की n प्लस बी की n इक्वल्स ए बी। अगर ये ट्रू है, ऐसा एक्सप्रेशन ठीक है, तो देन n विल बी इक्वल टू व्हाट? तो n क्या होगा? देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन एल्जेब्रिक क्वेश्चन है, ठीक है, इसको अलजेब्रा से सॉल्व किया जा सकता है, बट वो लेंथी प्रोसेस है, मुश्किल काम है, वो टाइम प्रेशर में सॉल्वेबल नहीं होगा। तो जनरली हम लोग ऐसे क्वेश्चन के लिए वैल्यू पुटिंग, चॉइस पुटिंग जिसको हम मेथड यूज करते हैं, वो हम यहां पे अप्लाई करना चाहेंगे। एक चीज और इंपॉर्टेंट बच्चों यहां पे बताना चाहूंगा कि चॉइसेस पुट करना मेरी प्रॉब्लम है, मेरा तरीका है। तो जैसे मैं चाहता हूं मैं वैसे ऑप्शंस पुट करूंगा। मुझे कोई ये नहीं कह सकता कि पहली ऑप्शन पहले ही पुट करनी है, दूसरी सेकंड पुट करनी है, नहीं। मुझे जो ऑप्शन सबसे आसान लगेगी पुट करने में, मैं वो सबसे पहले ट्राई करूंगा। अब इनमें से आपके हिसाब से आपको नजर आ रहा होगा कि सबसे आसान ऑप्शन जो पुट करने वाली इसमें नजर आ रही है हमें, वो ऑप्शन 1 है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये आंसर होगी, पर पुट करके देखते हैं कि क्या होता है इससे। अगर हम n को 1 पुट करें तो a पार 1 प्लस 2 प्लस b पार 1 प्लस 2 अपॉन a की 1 प्लस b की 1, क्या इक्वल टू ए बी बनता है या नहीं? लेट्स चेक। ये a क्यूब प्लस b क्यूब अपॉन a प्लस b बना, जो कि ऑब्वियसली a इंटू बी नहीं होता, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। तो फटाफट से एक नेक्स्ट ऑप्शन जो इजी टू पुट है 1 के बाद, वो ऑब्वियसली डी ऑप्शन है। आइए डी ऑप्शन ट्राई करते हैं। तो a की पावर -1 प्लस 2 प्लस बी की पावर -1 प्लस 2 अपॉन a की -1 प्लस बी की -1, ठीक है। सभी n की जगह -1 पुट किया मैंने। तो चलिए, ये a की पावर 1 प्लस ये b की पावर 1 अपॉन a की -1 कैन बी रिटन एज 1 बाय a, b की -1 कैन बी रिटन एज 1 बाय b। यहां तक आई होप सबको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। तो ये a प्लस बी अपॉन, अगर हम एलसीएम ले लें ए बी, a इंटू बी, तो ये क्या बन गया? b प्लस a, ठीक है जी। अब ये ए बी ऊपर चले जाएगा, सो a प्लस बी इंटू ए बी अपॉन a प्लस बी, विच कैंसल्स आउट, एंड द रिजल्ट इज ए बी, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो हमें -1 एज राइट आंसर ऑप्शन मिल गई। चलिए आगे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCD इज ए स्क्वायर, जैसे कि फिगर आप देख पा रहे हैं, विथ साइड्स 1 यूनिट, साइड सबकी एक है, गिवन है. AC and BD are arcs of circles with their centers at B and A. तो B को सेंटर लेके इतना रेडियस यानी 1 यूनिट रेडियस लेके एक आर्क बनाई गई. आर्क इज पार्ट ऑफ द सर्कल, जो इस तरह से बनी, और ऐसे ही ए को सेंटर रख के और इतना रेडियस खोल के एक और आर्क बनाई गई जो कि इस तरीके की बनी है. ठीक है जी. द एरिया ऑफ द शेडेड सेक्टर AED, तो हमारा शेडेड सेक्टर अगर हम देखें AED, ये शेडेड सेक्टर है, इसका हमें एरिया निकालना था. तो यहां पे बच्चों अगर हम ध्यान से देखें तो इस स्क्वायर की सभी साइड्स ऑब्वियसली 1 थी, इक्वल थी. अब AE अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ नहीं है, रेडियस है. ABE भी रेडियस है, जो कि 1 और 1 ही होगा, क्योंकि रेडियस हमें पता है, हमने 1 यूनिट लिया हुआ है. अब अगर AE1 है, EB1 है, BA1 है, तो ये एक कैसा ट्राइंगल बनेगा? ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया. अब हमें मालूम है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर का जो एंगल होता है, इंटीरियर एंगल, वो 60 डिग्री होता है. तो सभी एंगल 60 है, हमें मालूम है. ठीक है जी. अब सिंस ये स्क्वायर था तो एंगल A पूरा 90 डिग्री है, 90 डिग्री स्क्वायर का एंगल. अब ये बचा हुआ एंगल कितना होगा? इसका मतलब 30 डिग्री, 30 डिग्री. तो अब ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया, क्योंकि हमें मालूम है कि सेक्टर का एरिया ऑफ सेक्टर अगर हमें निकालना हो किसी सर्कल में विद एंगल थीटा, तो ये सेक्टर है जो एंगल थीटा बना रहा है. तो इसका फॉर्मूला क्या था? पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360. ठीक है जी. तो अब हमें कुछ नहीं करना, थीटा की जगह हमें 30 डिग्री भर देना है. आर की जगह हमें पता है रेडियस 1 है. ठीक है. सो पाई इंटू आर 1 हो गया, थीटा 30 अपॉन 360. सो दिस इज 12. सो वेरी क्लियर, आंसर इज ऑप्शन 1, पाई बाय 12. आई होप ये सबको समझ आया होगा. Next question. To complete a task, A takes 15 days, whereas B takes 21 days. They work alone on alternate days. Alternate days का मतलब कि पहले दिन एक आदमी ही काम करेगा, दूसरे की उस दिन छुट्टी है, अगले दिन दूसरा आदमी काम करने आएगा, पहले की छुट्टी है. तो इस तरीके से ये काम होगा. So B starting on the first day, पहले दिन इस बार बारी किसकी है? B की. तो नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द टास्क इज, आइए इसी काम को A 15 दिन में करता है, उसी काम को B 21 दिन लगाता है. तो बच्चों इस क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कुछ काम मानकर चल पड़ते हैं. ठीक है. सो जैसे हम मान के चलते हैं कि इन लोगों ने कुछ चॉकलेट्स खानी है. ठीक है. चॉकलेट्स. सो कितनी चॉकलेट्स? हमेशा एलसीएम ऑफ द नंबर ऑफ डेज. चॉकलेट्स कितनी लेनी होती है, काम कितना लेना होता है, जो कि डेज का एलसीएम है. काम कितना मानना है, जो कि जो दिन दिए गए हैं जिसमें वो पूरा काम करते हैं लोग, उनका एलसीएम है. अब इनका एलसीएम ये 5 इंटू 3 हो गया, ये 3 इंटू 7 हो गया. तो एलसीएम क्या बन गया बच्चों? 5 इंटू 3 इंटू 7 विच इज 105. तो हम चॉकलेट्स कितनी मान के चल रहे हैं कि ये 105 चॉकलेट्स खाना चाहते हैं. ये कोई पूरा काम है जो वो करना चाहते हैं. ठीक है. जिस काम को 105 चॉकलेट्स हमें गिवन है कि ए 15 दिन में खाता है, तो इसका मतलब वो रोज की कितनी चॉकलेट्स खा रहा होगा? 105 बटे 15. तो यानी वो रोज की 7 चॉकलेट्स खा रहा है. ये ए की एफिशिएंसी है. इसी तरह से बी 105 चॉकलेट वो 15 दिन में
नहीं, वो 21 दिन में खा रहा है, वो 21 दिन में खा रहा है, तो इसका मतलब वो रोज की कितनी चॉकलेट्स खा रहा होगा? 5 चॉकलेट्स। तो इसका मतलब ए जिस दिन आएगा वो 7 चॉकलेट खाएगा अपने पूरे दिन में, ये उसकी एफिशिएंसी है, और बी जिस दिन आएगा वो अपने पूरे दिन में 5 चॉकलेट आएगा। अब हमें मालूम है कि बी ने ये काम शुरू किया, तो पहले दिन बी आया, अपने हिस्से की 5 चॉकलेट खा गया, फिर ए आया 7 चॉकलेट खा गया। अब हमें यहां से समझ में आ रहा है कि 2 दिनों में 12 चॉकलेट्स खत्म, 2 दिन में 12 चॉकलेट्स इन्होंने एक एक करके खा ली। ठीक है जी, तो अब इन 2 दिनों को हम एक साइकिल मान लेते हैं, एक साइकिल इज 2 डेज। तो ऐसे कितने साइकिल चाहिए हमें 105 चॉकलेट्स खत्म करने के लिए? तो एक काम करते हैं, 105 को 12 से भाग कर देते हैं, यह जानने के लिए कि अराउंड अप्रॉक्सीमेट कितनी होल फिगर वैल्यू है। तो 12 इंटू 8 हमें मालूम है कि 96 होता है। तो 105 में से 96 चॉकलेट्स खाई गई, 8 साइकिल ऑफ 2 डेज ईच। तो कितने दिन हो गए? 8 साइकिल्स ऑफ 2 डेज ईच। तो दैट मेक्स 16 डेज। तो 16 दिन खत्म हो गए, और 16 दिन में उन लोगों ने 96 चॉकलेट्स खा ली। अब चॉकलेट्स कितनी बची हैं? 105 खानी थी, जिसमें से 96 ऑलरेडी खाई जा चुकी हैं, तो हमारे पास 9 चॉकलेट और बची हैं। अगले दिन बारी किसकी? अब देखिए ध्यान से, बी ए इस तरह से साइकिल चल रहे हैं, तो 8 साइकिल जब खत्म हुए होंगे तो कौन लास्ट में आया होगा? ए। अब अगले दिन बारी किसकी है? बी की। अब अगले दिन बी आया, यानी 17वें दिन बी आया, 17th डे, और वो अपने हिस्से की कितनी चॉकलेट खा सकता है? हमें मालूम है उसकी एफिशिएंसी 5 चॉकलेट खाने की, तो वो आया, वो 5 चॉकलेट खा गया। तो अब हमारे पास टोटल जो चॉकलेट्स खाई गई, खत्म हो गई, वो 101 चॉकलेट्स थी। तो 101 चॉकलेट्स खत्म हो गई, टोटल 105 थी, अभी भी कितनी बची हैं? 4। अगले दिन बारी किसकी है? ए की। ए आके जिस दिन भी आता है वो पूरे दिन में कितनी चॉकलेट्स खाता है? 7, बट बची कितनी है? 4। तो दैट मीन्स he will take 4/7 of the day, 4/7 of his day to finish this work। देखिए बच्चों, पूरा काम, पूरा दिन उसको नहीं लगेगा, पूरा दिन तब लगता जब वो 7 चॉकलेट खाता। 7 चॉकलेट वो पूरे दिन में खाता है, तो 4 चॉकलेट खाने में उसको कितना दिन लगेगा? 4/7। ठीक है, तो जैसे आप पूरे दिन में अगर कोई 10 काम करते हो तो आधे दिन में कितना करोगे? 5 काम। या मैं ऐसे पूछूं कि अगर आप पूरे दिन में 10 काम करते हो और आपको 5 ही काम करने हैं, तो आपको कितना दिन लगेगा? हाफ, आधा। तो उसी कंसेप्ट पे हम चल रहे हैं, 4/7। सो अब दिन टोटल कितने हुए? 17 दिन तो पूरे हो गए थे, प्लस 4/7 ये। तो आंसर हमारा ऑप्शन डी, 17 4/7 days is the required answer. Next question. चलिए, a palindrome is a word that reads the same backwards and forwards. Palindrome defined है, एक ऐसा वर्ड होता है जो आगे से और पीछे से पढ़ने पे सेम पढ़ा जाता है। ठीक है, तो ये उसने डिफाइन कर दिया। फॉर एग्जाम्पल द वर्ड लेवल, और उसने एक एग्जाम्पल भी दिया। लेवल अगर आप आगे से पढ़ें तो LEVEL लेवल है, और अगर बाई चांस आप पीछे से पढ़ें तो LEVEL तो भी सेम है, लेवल ही है। ठीक है, सो ये एक पैलिंड्रोम वर्ड बन गया। इफ वी आर अलाउड टू कंस्ट्रक्ट वर्ड्स दैट नीड नॉट हैव एनी मीनिंग, मतलब उनका मतलब निकले या ना निकले, हमें सिंपल कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स क्रिएट करने, देन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन वी कंस्ट्रक्ट अ 5 लेटर पैलिंड्रोम? हमें 5 लेटर्स यूज करके एक पैलिंड्रोम बनाना है।
यूजिंग इंग्लिश अल्फाबेट्स। अब 5 लेटर्स यूज करके बनाना है तो एक काम करते हैं, 5 फिल इन द ब्लैंक्स क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है जी। तो अब इंग्लिश अल्फाबेट्स मुझे मालूम है कि टोटल 26 है। ठीक है, तो पहला लेटर मैं 26 तरीके से यूज कर सकता हूं। यहां पे कोई भी 26 में से A to Z में से मैं कोई भी अल्फाबेट यहां यूज कर सकता हूं। चलिए, अब अगला अल्फाबेट बताइए कितने तरीके से यूज कर सकता हूं मैं। यहां पे जनरली लोग बोलते हैं कि 25 तरीके से। एक ऑप्शन भी पड़ी है 26 इंटू 25। बट अब यहां पे हमें रेपिटेशन के बारे में कुछ नहीं बताया गया। अब ये क्वेश्चन परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है बच्चों। आपको याद होगा कि जब आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाया गया होगा तो जब भी कुछ नहीं कहा जाता तो रेपिटेशन अलाउड मानी जाती है। तो यही एक छोटा सा पॉइंट था। तो ध्यान रखिए कि अगला भी मैं 26 तरीके से सिलेक्ट कर सकता हूं। अब देखिए, सिंस ये पैलिंड्रोम है तो जो वर्ड यहां पे मैंने लिया है, जो अल्फाबेट मैंने यहां पे यूज किया है, से यहां पे मैंने क्यू यूज किया, तो इसका मतलब पीछे भी वो क्यू ही होगा। जैसे लेवल पढ़ ही रहे हैं आप कि यहां पे एल है तो यहां पे भी एल ही होगा। ठीक है जी। अब ये लेटर भी 26 तरीके से यूज हुआ। ठीक है, से मैंने क्यू ही ले लिया तो यहां पे भी क्यू ही होगा। ठीक है, अब अगला अल्फाबेट, बीच वाला अल्फाबेट, फिर से कितने तरीके हैं मेरे पास? फिर से 26, क्योंकि मैंने क्या कहा, रेपिटेशन अलाउड है। से ये भी क्यू है। तो अब कोई कह सकता है कि क्या ये पैलिंड्रोम नहीं है? है। आगे से पढ़ो चाहे पीछे से पढ़ो, स्टिल ये पैलिंड्रोम है। ठीक है, अगर आप यहां पे से क्यू यूज करते हैं तो यहां पे भी क्यू यूज करेंगे। यहां पे कोई और अल्फाबेट ले लो, से बी, तो यहां पे भी होगा। अब यहां पे अगर आप कोई और भी ले लेते हैं, से ए, तो भी ये पैलिंड्रोम है। क्यू बी ए बी क्यू, इधर से भी क्यू बी ए बी क्यू, तो ये पैलिंड्रोम बन गया। तो इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन सी रहेगा, 26 इंटू 26 इंटू 26। बट सपोज यहां ध्यान रखिए कि स्पेसिफिकली अगर यहां मेंशन्ड होता रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, रेपिटेशन नॉट अलाउड, तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता? तो फिर इसका आंसर होता 26 इंटू 25 इंटू 24। आगे तो क्योंकि यही नंबर्स, यही वर्ड्स यूज होने थे, तो हमारी ऑप्शन फिर ए आंसर हो जाती। आई होप ये सबको समझ आया होगा। आगे चलते हैं। फोर आइडेंटिकल इनकंप्रेसिबल स्फीयर्स। इनकंप्रेसिबल का मतलब जो कंप्रेस नहीं हो सकते, जो दबाए नहीं जा सकते, ऑफ रेडियस 1 यूनिट आर स्टैग्ड इन अ पिरामिडल फॉर्म। पिरामिड आप समझते हैं बच्चों, इस तरह से देखा होगा आपने। तो किया क्या है उन्होंने, 3 स्फीयर्स उन्होंने नीचे रखे हैं और एक उनके बीच में ऊपर टिकाया है। तो 3 आपस में इस तरह से जुड़े हुए हैं और एक उनके ऊपर ऐसे रखा हुआ है। ये 3D फिगर है, यहां पे 2D ड्राइंग हो रही है, तो शायद आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन साथ में यूज करनी पड़ेगी। चाहिए क्या, ऑल द स्फीयर्स टच ईच अदर। हर स्फीयर जैसे कि आप देख रहे हो एक दूसरे को टच कर रहा है। द हाइट ऑफ द स्ट्रक्चर इज। अब बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये मेंसुरेशन का एक डिफिकल्ट कैटेगरी का क्वेश्चन है। इसमें नो डाउट हम लोग सॉल्विंग कर सकते हैं, बट ये चीज टाइम प्रेशर में प्रिस्क्राइबेबल नहीं थी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का एक सेट फॉर्मूला रहता है। ठीक है, अगर वो आपको मालूम था तो आप ये क्वेश्चन टाइम प्रेशर में इजीली अटेम्प्ट कर सकते थे। तो मैं अभी के लिए आपको ये फॉर्मूला शेयर कर रहा हूं। ठीक है, बट जब भी कभी मौका मिलेगा इस क्वेश्चन को हम डिटेल में भी डिस्कस कर सकते हैं। बट प्लीज एक चीज यहां पे समझिए कि डिटेल में क्वेश्चन डिस्कस किया जा सकता है, बट इसकी सॉल्विंग करने के लिए पेपर मुझे टाइम नहीं दे रहा था। तो फिलहाल जो फॉर्मूला है वो है इसका 2r ट्वाइस द रेडियस दैट इज इनटू 1 प्लस √2/3।
तो ये इसका फॉर्मूला है। अब रेडियस हमें मालूम है कि यहां 1 गिवन है, ठीक है। तो अगर हमने यहां पे रेडियस की जगह 1 डाला तो ये इस शेप में आ गया। अब अगर हम 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 2 + 2 टाइम्स √2/3, ठीक है, विच इज ऑप्शन ए। ये हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एट अ पोलिंग बूथ मतलब जहां पे पोल्स कंडक्ट किए जाते हैं, अलग अलग बूथ बनते हैं अलग अलग एरिया में, उनकी बात कर रहा है। पोलिंग स्टार्ट्स एट 6 AM, सुबह 6 बजे पोलिंग शुरू होती है। विच ऑफ द गिवन ग्राफ्स कैन नॉट, नहीं करता, डिपिक्ट क्यूमुलेटिव वोटिंग परसेंटेज ऑफ द टोटल वोटर्स इनरोल्ड अगेंस्ट टाइम। अगेंस्ट टाइम का मतलब कि एक एक्सिस पे टाइम है और दूसरे एक्सिस पे मेरे पास परसेंटेज पोलिंग है, ठीक है। जैसे कि आप ग्राफ्स देख रहे हैं, यहां पे परसेंटेज, इस एक्सिस पे परसेंटेज वोटिंग शो हो रही है और इस एक्सिस पे टाइम इन आवर्स शो हो रहा है। तो मुझे बताना है कि कौन सा ग्राफ क्यूमुलेटिव वोटिंग परसेंटेज नहीं शो कर रहा, कैन नॉट डिपिक्ट, ठीक है जी। तो बच्चों इसमें हमें यह ध्यान रखना है, सबसे पहले क्यूमुलेटिव परसेंटेज, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने पढ़ी होगी स्टैटिस्टिक्स में, क्या होती है कि अगर कोई डाटा x गिवन है और इसकी कोई फ्रीक्वेंसी गिवन है, से 1 2 3 2 1 4, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चों? तो पहली फ्रीक्वेंसी एज इट इज, अगली फ्रीक्वेंसी में पिछली फ्रीक्वेंसी ऐड कर दी जाती है, तो 2 + 1 अगली फिगर 3 लिखी जाएगी। तो क्यूमुलेटिव मींस पिछली चीज उसमें ऐड हो जाएगी। तो ऐसे ही अगला 3 में पिछला ये 3 ऐड होके ये 6 बन गया, फिर ये 8 बन गया, फिर ये 9 बन गया, यानी फिर ये 13 बन गया। अब आप चेक करेंगे तो ये 13 हमारी फ्रीक्वेंसी का टोटल होना चाहिए। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है बच्चों। तो अब हमें ये बताना है कि कौन सा ग्राफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी शो नहीं कर रहा। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो जो ग्राफ ए है वो ये डाटा 0 से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो किसी टाइम पे कोई आदमी जब बूथ खुला तो उस टाइम पे 0 थी, कोई भी वोट्स नहीं डली हुई थी। तो जैसे जैसे लोग आए वोटिंग चलती गई। ये भी ग्राफ 0 से शुरू हो रहा है, ये भी ग्राफ आप देख रहे हैं 0 से शुरू हो रहा है, पर ये ग्राफ जो सी ग्राफ है ये 0 से शुरू नहीं हो रहा। तो ये तो अजीब बात हो गई कि मतलब कुछ वोट्स पहले से डली हुई थी उस बॉक्स के अंदर, तो ये तो घपला है, ऐसा तो अलाउड नहीं होता। तो मतलब इसका यही है कि ये ग्राफ पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसा हो, पहले से पोलिंग हुई हो, पहले से वोट्स डली हो कुछ बॉक्स में, ये पॉसिबल नहीं है। सो दैट मीन्स दिस कैन नॉट बी माई आंसर। तो आंसर इसका सी ऑप्शन राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। फॉर एनी 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स, डिस्टिंक्ट मतलब अलग, प्राइम नंबर्स ऑल ग्रेटर देन 13, 13 से बड़े, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ये नॉट का ध्यान रखना होता है, कई बार इसको लोग ट्रू मान के चल पड़ते हैं तो गलती हो जाती है। नॉट ट्रू, क्या चीज ठीक नहीं है, ठीक है। सो 13 से बड़े प्राइम नंबर्स लेने को कह रहा है, तो ले लेते हैं ना। सो से 17 19, 19 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या आएगा 23। तो ये हमने 3 प्राइम नंबर्स ले लिए। मीन ऑफ द 3 नंबर्स मे बी 19। मीन मतलब सिंपल एवरेज, ठीक है जी। एवरेज निकालने का आपको फॉर्मूला आता होगा, कुछ नहीं करना, इनको प्लस करिए और डिवाइड बाय 3 कर दीजिए, ठीक है। अब ऑब्वियसली एवरेज 19 इनकी कब बनती, जब यहां पे 21 होता। अब ये 23 है तो इनकी एवरेज ऑब्वियसली 19 से बड़ी होगी। अब आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, इसको इजी है, मुश्किल नहीं है, पर जरूरत नहीं थी। ये चीज एवरेज का बेसिक कंसेप्ट है, आपको समझ आ जाना चाहिए। तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। आगे चलते हैं, बाकी भी चेक कर लेते हैं। मीडियन ऑफ द 3 नंबर्स में भी 19। हाँ, मीडियन मिडिल वैल्यू होती है, तो मिडिल वैल्यू भी इनकी 19 है, तो ये पॉसिबल है, ठीक है।
स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द थ्री नंबर्स मे बी ग्रेटर देन 1, और अगला स्टैंडर्ड डेविएशन थ्री नंबर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0.5, हमेशा 0.5 से बड़ी है और मे बी ग्रेटर देन 1 है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं बच्चों हम? स्टैंडर्ड डेविएशन का हमारा फॉर्मूला था स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस एक्स बार यानी कि एवरेज अपॉन होल स्क्वायर अपॉन एन का होल अंडर रूट। तो दिस वाज द फॉर्मूला फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन। तो से फॉर एग्जांपल इस केस में अगर हम मीन, एज्यूम्ड मीन, जैसे कि आपने सुना होगा 19, एक्चुअल मीन ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते, तो एज्यूम्ड मीन मैं 19 लेके चल रहा हूं, तो 19 के साथ हर एक वैल्यू की डेविएशन कितना फर्क है वो हमने कैलकुलेट करना है। तो दिस इज 17 माइनस 19 यानी -2 का स्क्वायर। ठीक है जी। तो इसका यहां पे एक चीज इंपॉर्टेंट थी, समेशन सिग्मा। ठीक है, तो प्लस अब 19 और 19 का डिफरेंस तो 0 है, उसका स्क्वायर प्लस 23 और 19 का डिफरेंस का स्क्वायर होल अपॉन 3 का स्क्वायर रूट। ठीक है जी। तो -2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0, 23 और 19 का डिफरेंस इज 4 का स्क्वायर 16। अब 16 प्लस 4 इज 20/3 का स्क्वायर रूट। 20/3 इज 6.67 का स्क्वायर रूट। अब देखिए बच्चों 6.67 जो लाई करता है वो 4 और 9 दो परफेक्ट स्क्वायर्स के बीच में लाई करता है। मुझे मालूम है स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3, तो जरूर इसकी वैल्यू 2 और 3 के बीच में ही होएगी कहीं, तो इट विल बी से 2 पॉइंट समथिंग। ठीक है जी। अब सिंस ये 2 पॉइंट समथिंग आ गई है तो इतना काफी है मेरे लिए ये दो चॉइसेस को चेक करना कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द थ्री नंबर्स मे बी ग्रेटर देन 1। यस, दिस इज ट्रू। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द थ्री नंबर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0.5, दिस इज ऑल्सो ट्रू। सो एक जो ट्रू नहीं थी वो ऑप्शन नंबर 1 है, जो कि हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A certain number of apples when attempted to be distributed, बांटने थे मुझे कुछ एप्पल्स to 3 ग्रुप्स, 3 ग्रुप्स में in the ratio 3:4:5 fall short by 1। जब मैंने 3, 4, 5 की रेशो में बांटने की कोशिश करी तो मुझे एक एप्पल कम मिला। ठीक है। एंड इफ डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशो 4, 5, 6 2 apples would be left अनडिस्ट्रीब्यूटेड। जब मैंने उन्हीं एप्पल्स को, एप्पल्स का नंबर सेम था, उनको मैंने 4, 5, 6 की रेशो में बांटने की कोशिश करी तो मेरे पास 2 एप्पल बच गए, वो किसी के हिस्से नहीं गए। ठीक है जी। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉसिबल नंबर ऑफ एप्पल्स? हमें जरूरी नहीं है कि क्या नंबर है वो हमें निकालना है, हमें पॉसिबल नंबर निकालना है जो कि इन दोनों कंडीशंस को कंप्लाई विद करेगा, पूरा करेगा। तो देखिए बच्चों, अगर हम किसी चीज को 3, 4, 5 की रेशो में बांटने की कोशिश करें तो मतलब वो चीज टोटल कितनी हो, 5 और 4 9 और 3 12 यूनिट, कम से कम 12 यूनिट होंगे और 12 का मल्टीपल होगा तभी वो चीज 3, 4, 5 की रेशो में पूरी बट पाएगी, नहीं तो वो फ्रैक्शन आएगा। ठीक है। सो अब यहां से हमें पता चला कि वो नंबर 12 का कोई मल्टीपल है, 12x ले लिया, बट एक बच जाता था, एक शॉर्ट रहता था, मतलब एक कम हो जाता था, तो वो नंबर 12 के मल्टीपल से एक कम है। आगे चलते हैं। इफ डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो 4, 5, 6, तो 4, 5, 6 का टोटल 6, 4, 10 और 5 15, तो वो 15 का मल्टीपल और 2 एप्पल्स वुड बी लेफ्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड, तो +2, तो +2। अब देखिए लाइफ इजी है, अब हमें कुछ नहीं करना, चॉइस बाय चॉइस हमें नंबर्स चेक करने हैं जो इन दोनों कंडीशंस को कंप्लाई विद यानी पूरा करते हो, कि 12 के किसी मल्टीपल से वो एक कम हो और 15 के किसी मल्टीपल से वो 2 ज्यादा हो। तो 35, 12 का मल्टीपल क्या है 36, -1 है गुड।
15 का मल्टीपल इसके आसपास 30 या 45 +2 नहीं आ रहा। बी ऑप्शन 47 12 का मल्टीपल 48 -1 है बिल्कुल। 15 का मल्टीपल नियरेस्ट 45 +2 है 47, तो 47 इज द राइट आंसर। तो यहीं पे ये क्वेश्चन खत्म हो गया। दो आंसर पॉसिबल नहीं है, तो आंसर हमारी बी ऑप्शन आ गई। आई होप सबको समझ आया होगा ये। चलिए एक और क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स के डेटा पे। कंसिडर अ डेटा सेट ए विद 55 ऑब्जर्वेशन। सेट ए में 55 ऑब्जर्वेशन है, ऑल डिस्टिंक्ट, सभी अलग है। डेटा सेट डी is created from A by adding 2023, एक नंबर है 2023, to the largest observation in A, जो A की सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन थी उसमें 2023 2023 ऐड कर दिया गया, एंड subtracting 2023 from the smallest observation in A, जो सबसे छोटी ऑब्जर्वेशन थी उसको 2023 से और छोटा कर दिया गया। ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेन आज नॉट ट्रू, क्या ठीक नहीं होगा। देखिए बच्चों, कुछ डाटा वैल्यूज मेरे पास हैं, से 1 से लेके 55 तक ही हम मान लेते हैं। ठीक है, अब ये डाटा सेट ए है, ऐसे ही एक सेट डी क्रिएट करा गया जिसमें सबसे छोटी ऑब्जर्वेशन में से 2023 सब्ट्रैक्ट कर दिया गया और सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन में 2023 ऐड कर दिया गया। तो डेटा सेट डी इन 55, ये भी 55 ऑब्जर्वेशंस ही है टोटल, इनसे बना है। अब मीन कैसे निकलता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब जब आप सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस निकालेंगे, ए का जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, इनका जो एवरेज आएगा, देखिए मेरे पास मैंने नेचुरल नंबर लिए हैं बच्चों 55। ठीक है, सपोज करिए कि मैंने 3 नेचुरल नंबर लिए हैं। आपको पता है इनका मीन या इनकी एवरेज क्या निकलेगी? 2। अब आप एक्चुअली कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं कि वो हमेशा मिडिल वैल्यू होती है जब नंबर्स में गैप सेम होता है। अब ये एक और कंसेप्ट है, शॉर्टकट है, जो आप यूज कर सकते हैं एवरेज के क्वेश्चंस में। ठीक है, सो एवरेज इज द मिडिल वैल्यू। अब आप ऐसे ही सोच के मुझे बताइए कि अगर मेरे पास 55 ऑब्जर्वेशंस लिखी गई हैं तो उनका मिडिल क्या होगा? ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर लो, 56 डिवाइड बाय 2, तो कितना आया? 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16। तो 28वीं ऑब्जर्वेशन मिडल ऑब्जर्वेशन है, 28वीं ऑब्जर्वेशन सेंटर में है, तो ये मेरी एवरेज है। तो इसकी एवरेज 28 आएगी, कोई डाउट नहीं है। इसकी भी तो एवरेज 28 ही होगी। क्यों? क्योंकि एक बार 2023 माइनस हुआ है, एक बार 2023 इस सम में, इनके सम में ऐड हुआ है, जिसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ये म्यूचुअली कैंसल आउट हो गया। ठीक है, तो इसकी एवरेज भी 28 ही होगी, तो मीन तो सेम हो गया। अब सम ऑफ डी सम ऑफ ए ऑब्वियसली सेम है, तभी तो मीन सेम हुआ था। ठीक है, तो ए भी पॉसिबल है, बी भी पॉसिबल है। मीडियन ऑफ डी इज इक्वल टू मीडियन ऑफ ए, मीडियन मिडिल वैल्यू है, तो इस केस में जब मैंने सभी ऑब्जर्वेशंस इक्वली पार्टेड ली हैं तो इसमें मीन और मीडियन सेम जगह पे लाई करेंगे। ठीक है जी, तो इसका मीडियन भी 28 होगा, तो ये भी बात ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। बट अब बात आई स्टैंडर्ड डेविएशन की। स्टैंडर्ड डेविएशन अभी हमने पीछे क्वेश्चन में कैलकुलेट करी थी, वो क्या करती है स्टैंडर्ड डेविएशन, समझिए बच्चों। स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर रूट लेती है x और x माइनस x बार स्क्वायर का सम डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब जब मैंने यहां पे ये डेविएशंस चेक करी मीन के साथ, से मीन इज 28 जैसे हमने लिया, तो यहां पे 2023 जब ऐड हुआ और सब्ट्रैक्ट हुआ तो उसका इफेक्ट यहां जरूर आएगा।
अब ये चीज एक्चुअली कैलकुलेट करके देखने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ ये चीज फील करनी थी, एक्चुअली एग्जामिन करनी थी, तो वो चीज मुझे समझ में आ जाती है फॉर्मूला से, थोड़ा सा बेसिक ओवरव्यू लेके। तो यहां से हमें पता लग जाएगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो पॉसिबल नहीं है इनकी सेम होनी, इक्वल होनी, तो इसलिए ये हमारा डी ऑप्शन आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 120 स्टूडेंट्स रोट एन एग्जाम विद 4 क्वेश्चन। 120 लोगों ने 4 क्वेश्चंस का पेपर दिया। 100 सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन। इनमें से 100 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया, 95 ने सेकंड सॉल्व किया, 90 ने थर्ड सॉल्व किया, 80 ने फोर्थ सॉल्व किया। चाहता क्या है? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट सॉल्व्ड ऑल द 4 क्वेश्चंस। चलिए, अब 100 लोगों ने अगर फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया तो कितने लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया? 120 में से माइनस कर लो, यानी 20 स्टूडेंट्स ने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन कितने लोगों ने सॉल्व नहीं किया? 25 लोगों ने। थर्ड क्वेश्चन कितने लोगों ने सॉल्व नहीं किया? 30 लोगों ने। और ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन कितने लोगों ने सॉल्व नहीं किया? 40 लोगों ने। तो ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये वाले क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए। अब मुझे सिंस स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर चाहिए था, सबसे छोटा नंबर, तो मैं क्या कर रहा हूं, इन सब स्टूडेंट्स को अलग अलग स्टूडेंट्स लेके चल रहा हूं। इनमें कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है, ये सब अलग लोग हैं। और अगर ये सब अलग लोग हैं तो इनका सबका टोटल कितना हो गया? चाहते हैं 7 2 9 और 2 11, मतलब 115 अलग बच्चे 120 में से। अगर इन लोगों ने कुछ ना कुछ सॉल्व नहीं किया तो कितनों ने किया होगा? 5। तो ये वो स्मॉलेस्ट नंबर है जिन्होंने जरूरी है कि चारों क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। आई होप ये सबको समझ आया। ये जो कंसेप्ट अभी हमने समझा बच्चों, ये कंसेप्ट है 4 सेट वेन डायग्राम का एक्चुअली, जो मैंने आपको बहुत इजी तरीके से समझाने की कोशिश करी है। इसका एक्चुअल जो कंसेप्ट है वो काफ़ी लेंथी है, और भी तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बट टाइम प्रेशर में यही एक पॉसिबल और लॉजिकल वे था जिससे ये क्वेश्चन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 फेयर cubical dice are thrown. What is the probability that at least one of them shows 4? कम से कम एक 4 का नंबर दिखाए। अब बच्चों, 2 डाइस जब भी थ्रो होती हैं तो टोटल नंबर ऑफ केसेस आपको मालूम है 6 × 6 36 बनते हैं। ये बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है जी। तो अब 4 कैसे कैसे आ सकता है? आइए केस ही बना लेते हैं। से पहले में 4 आया, दूसरे में 1, ऐसे ही 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, ये पॉसिबिलिटीज हो गई। अब ये ओनली पॉसिबिलिटीज नहीं है, यहां पे गलती हो सकती है। तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि पहले में 1 दूसरे में 4, ऐसे ही 2 4 3 4 4 4 ऑलरेडी आ चुका है, वो सेम केस है, उसको नहीं लेंगे। 5 4 और 6 4, तो ये अलग केस है क्योंकि इसमें फर्स्ट डाइस में 4 आया था, इसमें सेकंड डाइस में 4 आ रहा है, ठीक है। तो ये अलग केस है। तो हमारे पास ये कितने केसेस हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। तो ये टोटल 11 केस हैं जिनमें किसी ना किसी में 4 आ रहा है, आउट ऑफ टोटल 36 केसेस। तो प्रोबेबिलिटी इज 11/36, विच इज द आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स ऑफ 2 पार्टनर्स ए एंड बी आर डिफरेंट, ठीक है। ए गेट्स 20% ऑफ द प्रॉफिट एज बोनस। ए को टोटल का 20% पहले ही निकाल के दे दिया जाता है एज बोनस।
एंड द रेस्ट ऑफ द प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, और जो बाकी का बचा हुआ प्रॉफिट है वो उनकी इन्वेस्टमेंट की रेशो में बांट दिया जाता है। इफ द एंटायर प्रॉफिट वर डिवाइडेड इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, अगर सारा प्रॉफिट ही उनकी कैपिटल रेशो में बांट दिया जाता, सारा मतलब 20% पहले जो हमने ए को निकाल के दिया है अलग से, वो ना दिया होता, सेकंड केस में सारा ही डिवाइड कर दिया जाता उनकी इन्वेस्टमेंट की रेशो में, तो क्या होता? बी वुड हैव गॉट 25,000 मोर देन ही गेट्स नाउ। नाउ मींस जब 20% पहले से ए को दे दिया गया, वो वाला केस नाउ वाला केस है, ठीक है जी। सो व्हाट अमाउंट डज बी गेट नाउ? अब बी को कितना पैसा मिला? देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी एल्जेब्रिकली अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें रेशो गिवन नहीं है। अब बच्चों ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल करने का एक और तरीका है, बहुत बढ़िया। सिंस इसमें रेशो गिवन ही नहीं है, तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी रेशो लेके चलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर हमेशा सेम आएगा। आपको अगर विश्वास नहीं है तो मैं कोई एक रेशो लेके ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं जिससे मैं आंसर निकालूंगा, आप बाद में कोई और रेशो लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और आप देखिएगा कि आंसर आपका सेम आएगा, अलग नहीं आएगा, ठीक है। आइए करते हैं। तो अब मैं इनकी रेशो, ए और बी की रेशो मान लेता हूं 2:3 है, कुछ भी मान लिया, ठीक है। तो से अगर 100 रुपए थे तो उसमें से 20 रुपए पहले ही निकाल के किसको दे दिए गए? ए को, ठीक है जी। तो बाकी कितने बचे? 80 रुपए, जो किस रेशो में जाने हैं? 2:3 की रेशो में। 2:3 मतलब टोटल कितना बना? 5। तो 80 डिवाइड बाय 5 कितना होता है? 16। तो 16 के 2 पार्ट्स कितने हो गए? 32 एंड 3 पार्ट्स कितने हो गए? 48। आई होप ये समझ आया। किसी चीज को आपको रेशो में आई होप बांटना आता होगा, ठीक है। मैंने वही करा कि टोटल पार्ट्स 5 करें तो 5 पार्ट्स का एक पार्ट हो गया 16, तो ऐसे 16 के 2 पार्ट्स यानी 16 गुना 3, ये 32 आ गया। ये ए का शेयर है, 80 रुपए बचे हुए 80 रुपए में से, और ऐसे ही 16 गुना 3 48 आ गया। ये बी का शेयर है बचे हुए 80 रुपए में से। तो आइए टोटल ए को कितना मिल गया? 20 रुपए पहले मिले थे, 32 रुपए और मिल गए, तो ए को मिल गए 52 रुपए। ये 9 वाला केस कर रहा हूं मैं। बी को 48 रुपए ही मिले, तो टोटल 48 ही है उसके पास। अब वो क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए, कि अगर सारा पैसा 20 रुपए बांटने से पहले ही टोटल पैसा कैपिटल इन्वेस्टमेंट में ही, प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल में ही दे दिया जाता, तो क्या होता? तो दे दो, हमारे पास टोटल 100 रुपए है, जो कि मुझे किस रेशो में बांटने हैं? 2:3 की रेशो में, जो पहले थी कैपिटल इन्वेस्टमेंट की रेशो। तो मुझे 100 के 5 हिस्से करने हैं, तो हर हिस्सा 20 का, तो 20 इंटू 2, ए को 40 रुपए मिलते, ठीक है जी। तो बी को कितने मिलते हैं? 20 इंटू 3, 60 रुपए, तो 60 रुपए बी को मिलते हैं। आई होप ये चीज सबको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो अब यहां पे मुझे डिफरेंस चेक करना था, क्योंकि उसने क्या बोला कि बी वुड हैव गॉट 25,000 मोर। अब यहां पे मेरे हिसाब से बी को कितना मोर मिल रहा है? 12 मोर। पहले 48 मिल रहा था, अब 60 मिल रहा है, तो 12 मोर, ठीक है। तो अब जो 25,000 है, कैन आई से दैट वो किसी नंबर के 12% को, क्योंकि परसेंटेज इसलिए कह सकता हूं कि मैं 100 को स्केल पे लेके चल रहा हूं, 100 को बेस लेके चल रहा हूं, तो वो हम कह सकते हैं किसी नंबर का 12% है। तो अगर वो किसी नंबर का 12% है, तो अपॉन 12 इंटू 100 वो पूरा आ गया वैल्यू। पर मुझे वो पूरी वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? बट व्हाट डज बी गेट नाउ? नाउ बी गेट्स 48, ठीक है जी। तो 48 वाला पार्ट मुझे कितना होगा? तो मुझे 48% निकालना है उसका। ये देखिए, ये 100 और ये 100 कैंसिल हो गया, 12 इंटू 4, ठीक है जी, और 25,000 इंटू 4 इज 1 लाख, दैट इज द आंसर।
अब मैं बच्चों आपको सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इसमें अगर आप रेशो 2:3 की बजाय कोई और रेशो भी लेके चलते हैं तो भी आपका आंसर सेम आएगा, आप चेक करके देख सकते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन डायग्राम लाइंस ए बी एंड सी डी आर पैरेलल। तो ए बी और सी डी ये लाइंस पैरेलल दी हुई है, ठीक है। व्हाट इज द एंगल थीटा? ये एंगल थीटा हमें निकालना है। दिस इज द एंगल थीटा। आइए अब ये देखिए कि ये एक लाइन है, लाइन के ऊपर कोई भी एंगल का जो सम होता है वो आपको मालूम होगा 180 डिग्री होता है। इसको हम लीनियर पेयर भी कहते हैं। दीज एंगल्स आर कॉल्ड लीनियर पेयर, राइट। तो अगर ये पार्ट 140 है तो ये बाकी का पार्ट कितना होगा? 40, ठीक है जी। अब एक कंसेप्ट है ऑल्टरनेट एंगल्स। ये आपको छोटी क्लासेस में बताया गया होगा इजीली कि जो Z फॉर्मेशन में एंगल्स बनते हैं, सीधा Z और उल्टा Z, ये एंगल्स कैसे एंगल्स होते हैं? ऑल्टरनेट एंगल्स। और ये कैसे होते हैं? ये इक्वल होते हैं, ये बराबर होते हैं। अब आइए देखिए एक Z बनाते हैं यहां पे, ये देखिए एक Z ये बन रहा है, ठीक है जी। और ऐसे ही एक और Z ये बन रहा है। तो दैट मीन्स इसके कोनों में जो एंगल्स हैं वो बराबर है, तो मतलब ये 75 है क्योंकि ये 75 है, ठीक है जी। सो इफ दिस इज 75, दिस इज 75। अब हमें मालूम है कि ABE इज अ ट्रायंगल जिसका सम 180 डिग्री होना चाहिए, राइट। जिसमें से 75 और 40 मुझे ऑलरेडी मिल चुके हैं, यानी कि इसका टोटल तो 115 हो गया। अब अगर हम 115 को 180 में से माइनस कर दें तो बाकी 65 कौन होगा? थीटा। तो दिस एंगल मस्ट बी 65 डिग्रीज, ऑप्शन सी। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवर्स ए एंड बी विथ कांस्टेंट वाटर स्पीड्स ए एंड बी। दो रिवर्स हैं ए और बी, रिवर्स का नाम ए और बी है, और इनकी स्पीड्स यानी इनमें पानी जो बह रहा है वो ए और बी की स्पीड से बह रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। मर्ज एट पॉइंट पी, ये रिवर्स आके मिलती है पी पॉइंट पे। ये पी पॉइंट है इनकी मर्जिंग का, दोनों इस तरफ आ रही हैं, ठीक है। टू फॉर्म रिवर सी, तो ये रिवर सी बन गई। इसके बाद आगे की ये दोनों मर्ज हो गए विद अ कांस्टेंट वाटर स्पीड ऑफ सी। तो यहां पे जब ये मर्ज हुई तो पानी की स्पीड यहां पे सी है, ठीक। अब बोट हैविंग अ स्पीड एस इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर मींस एक्चुअल स्पीड ऑफ द बोट। उसमें पानी का कोई रोल नहीं है, तो वो एक्चुअल स्पीड ऑफ बोट होती है जो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर होती है। स्टिल वाटर का मतलब पानी नहीं चल रहा, ठीक है जी। तो वुड रीच पॉइंट आर फ्रॉम क्यू, वो पॉइंट आर पर पहुंचना चाहती है क्यू पॉइंट से। अब आप ध्यान रखिए कि पानी इस तरफ बह रहा है, बोट इस तरफ जाना चाहती है, तो दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड अपस्ट्रीम, अगेंस्ट द करंट, अगेंस्ट द फ्लो ऑफ वाटर। तो बेसिक कंसेप्ट ध्यान रखिए कि सपोज करिए पानी इस डायरेक्शन में 5 की स्पीड से बह रहा है। अब अगर बोट उसकी उल्टी डायरेक्शन में 5 की ही स्पीड से चलती है तो वो प्रैक्टिकली चल ही नहीं रही, वो तो वहीं खड़ी है, क्योंकि 5 की स्पीड तो पानी की स्पीड को ही नेगेट कर पा रही है। अब इसको अगर ऊपर चलना है, अगेंस्ट द फ्लो चलना है, तो 5 प्लस समथिंग होना चाहिए, तभी वो चल पाएगी ऊपर। ये बात आपको समझ आ रही होगी सबको। तो चलिए अब वो
Q से R विच इज अगेंस्ट द फ्लो ऑफ वाटर है वो जाना चाहती है, तो Q में जो पानी का फ्लो है वो C है, पॉइंट R पे जो पानी का फ्लो है वो B की स्पीड से चल रहा है। ठीक है जी, अब B और C से ज्यादा ही होनी चाहिए किसकी स्पीड, बोट की स्पीड विच इज S। ठीक है, तो अब ऑप्शंस, मिनिमम ऑफ ए बी सी नो, मैक्सिमम ऑफ बी एंड सी यस, मीन ऑफ ए एंड बी नो, मीन ऑफ बी एंड सी नो। तो वेरी क्लियर आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, straight lines drawn inside a rectangle can create multiple rectangles of different sizes. The lines can intersect each other. The minimum number of straight lines, क्या पूछा है, minimum number of straight lines needed to result in a total of 9 rectangles. अब बच्चों यहां पे मैं आपके साथ एक कंसेप्ट छोटा सा शेयर करना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा कि अगर किसी फिगर में मेरे पास इस तरह से 2 लाइंस या 2 से ज्यादा लाइंस ड्रॉ करी है मैंने, तो इसमें कितने, कुछ स्क्वायर्स बनेंगे, कुछ रेक्टेंगल्स बनेंगे। ठीक है, अब यहां पे एक कंसेप्ट का ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कंसेप्ट, एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल बट every rectangle is not a square। हर स्क्वायर रेक्टेंगल होता है पर हर रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होता। कौन सा रेक्टेंगल स्क्वायर होता है, जिसकी साइड्स इक्वल है। ठीक है जी, ये कंसेप्ट ध्यान रखिएगा। अब 2 फॉर्मूले हैं बच्चों, एप्लीकेशन समझ लो, शॉर्टकट समझ लो, वो हमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स को काउंट करना सिखाते हैं। उनका हमें डायरेक्ट फॉर्मूला अवेलेबल है। वो फॉर्मूला क्या है, देखिए यहां पे मैंने अगर 2 लाइंस ड्रॉ करी हैं तो एक फॉर्मूला है सिग्मा एन स्क्वायर का। ये नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम कैलकुलेट करता है। एक्चुअली इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, n+1 2n+1 डिवाइड बाय 6। और एक फॉर्मूला होता है सिग्मा एन क्यूब का, ये हमें क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर्स का सम देता है, विच इज एक्चुअली सिग्मा एन के फॉर्मूले का होल स्क्वायर, विच इज n इंटू n+1 डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, आगे भी किसी और पेपर में भी काम आएगी ये कंसेप्ट आपका, कि सिग्मा एन स्क्वायर आपको नंबर ऑफ स्क्वायर्स देता है और सिग्मा एन क्यूब आपको नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स देता है। अब ध्यान रखिएगा कि एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। तो ये जो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हैं, इनमें ये वाले स्क्वायर्स ऑब्वियसली इंक्लूडेड होंगे। क्या बोला मैंने, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उनमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स ऑलरेडी इंक्लूडेड होंगे। सपोज मुझे अकेले रेक्टेंगल चाहिए, नॉन स्क्वायर रेक्टेंगल। अब आप कह सकते हो कि यहां पे तो रेक्टेंगल पूछे थे, बट मैंने क्या कहा, एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। अगर वो आपसे नॉन स्क्वायर रेक्टेंगल पूछेगा तो वो स्पेसिफिकली पूछेगा, वो बताएगा कि फाइंड नॉन स्क्वायर रेक्टेंगल्स, तो वो भी निकाले जा सकते हैं। अब आपको वो चीज समझ आ जाएगी। नॉन स्क्वायर रेक्टेंगल्स निकालने के लिए हम सिग्मा एन क्यूब में से सिग्मा एन स्क्वायर माइनस कर देंगे। अब मैं एक सिंपल सी वैल्यू लेके आपको ये काम करके दिखाता हूं। से ये 2 ही लाइनें थी, ये 2 ही लाइनें हैं, तो यहां पे ध्यान रखिए कि n की वैल्यू, ये 2 लाइंस है तो n इज 2, तो लेट्स पुट 2, n एज 2। तो आइए देखिए ये क्या कैलकुलेशन बनी। तो दिस इज 2 इंटू 3 इंटू 2 2 ज़ा 4 + 1 5 डिवाइड बाय 6। तो 3 2 ज़ा 6,
तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने आए? 5। आइए आपको काउंट करके दिखाता हूं इसमें स्क्वायर्स 5, 1 2 3 4 और एक ये बड़े वाला, ये 5 स्क्वायर्स है सिर्फ। ठीक है जी। अब सपोज मैंने इसी फिगर में रेक्टेंगल्स निकालने हैं, तो उसका फॉर्मूला है सिग्मा एन क्यूब विच इज n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। यानी कि इसमें मुझे नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स जो फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, वो कितने हैं? वो n इंटू एन प्लस 1 करिए पहले, तो 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। ये 2 कैंसिल हो गया, 3 का स्क्वायर कितना आया? 9। अब मैंने क्या कहा था, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ये रेक्टेंगल्स आए हैं 9 जिनमें ये 5 स्क्वायर्स इंक्लूडेड है। तो कल्ले रेक्टेंगल कितने हैं? 4। समझ आया? अगर पूछे हो किसी क्वेश्चन में, अब आपको इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? टोटल ऑफ 9 रेक्टेंगल्स। तो आपका आंसर इस क्वेश्चन का वैसे आ चुका है 2 लाइंस। कौन कौन सी 2 लाइंस? ये वाली 2 लाइंस। अब आपको रेक्टेंगल बना के दिखाने हैं। आओ बच्चों, 5 स्क्वायर्स आपको दिखा दिए थे जो रेक्टेंगल भी है, ठीक है। उसके अलावा 1 2 3 4, तो ये 4 और ये रेक्टेंगल्स हैं जो कि स्क्वायर नहीं है। जब ये ऐड होंगे तो मेरा आंसर 9 बनेगा। आई होप ये सबको समझ आ गया होगा। तो इसके थ्रू आपको कुछ और क्वेश्चंस भी ऑब्वियसली हेल्प करेंगे। थैंक यू। आगे चलते हैं। आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर। चलिए सॉल्व करते हैं। इफ वी काउंट द नंबर ऑफ अपीयरेंसेस ऑफ लेटर एन इन दिस सेंटेंस, किस सेंटेंस में? ये इन्वर्टेड कॉमास में है, ठीक है। द रिजल्ट विल बी, तो चलिए एन काउंट ही कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7, ऑब्वियसली। ठीक है जी। हमें 7n मिल चुके हैं। If we count the number of appearances of the letter n in this, the result will be। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, result will be, यहाँ पे आगे एक fill in the blank है जहाँ पे कोई word आएगा। सपोज करिए यहाँ पे मैं 7 लिख देता हूँ, जैसे कि हमारे 7 आए हैं, तो आपको मालूम है कि 7 में एक और n आ गया, तो टोटल नंबर ऑफ n कितने हो गए? 8। तो ये आंसर गलत हो गया। ये पॉइंट थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझने वाला था, ये ट्रिकी है। इस पूरे कंटेक्स्ट में, इस पूरी लाइन में जितने भी n यूज होंगे, n लिखे होंगे, मुझे वो काउंट करने हैं। अब यहां पे फिल इन द ब्लैंक है, यहां पे वर्ड आएगा, तो वो सारा भी बीच में काउंट होना चाहिए ऑब्वियसली, ठीक है। तो 7 क्यों गलत है उसका मैंने अभी आपको रीजन बताया, ठीक है। ऐसे ही अब 7 की जगह अगर मैं 10 लिख दूं तो 10 तो पॉसिबल ही नहीं है, 6 तो है ही नहीं है, 9 लिख के देखते हैं। सपोज यहां मैंने लिखा 9। अब ध्यान से देखिएगा, 7 ऑलरेडी बन चुके थे, ठीक है। 7 और 2 और आ गए तो कितने हो गए? 9। तो इसका मतलब मैंने क्या लिखा है? 9। तो ये राइट आंसर है। यही तो वो पूछ रहा था आपसे। आई होप ये आपको समझ आया होगा। तो इसी के साथ आपको मैं धन्यवाद कहूँगा। ये आपने वीडियो देखा, इसको समझा, तो ये आपको ज़रूर हेल्प करेगा। और ये चीज़ आपने अब फील करी होगी कि CSIR का जो लेवल आ रहा है पेपर ए के इन 20 क्वेश्चंस का, वो बहुत अच्छा लेवल आ रहा है बच्चों। तो प्लीज़ इसकी बहुत अच्छे से तैयारी करिएगा ताकि ये पेपर आप इजीली क्रैक कर सकें, ठीक है। और अगर आप ठीक समझें तो आप हमें भी एक मौका दे सकते हैं इसकी तैयारी कराने के लिए आपको। धन्यवाद।